वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मरासला अरसाल कर दिया है। सिंध में बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी है। मरासले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ करते हुए कहा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात समेत ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास तरीन पोलिंग सेंटर पर पाक फौज ने मिसाली किरदार अदा किया। कराची और लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र पाक फौज की खिदमत तलब की जा रही हैं। उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में पाक फौज बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मरासला अरसाल कर दिया है। सिंध में बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी है। मरासले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ करते हुए कहा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात समेत ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस पर पाक फौज ने मिसाली किरदार अदा किया। कराची और लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र पाक फौज की खिदमत तलब की जा रही हैं। उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में पाक फौज बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम देगी। इसी सिलसिले में हम मजीद बात करेंगे। शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मरासला अरसाल कर दिया है। मजीद इसकी क्या अपडेट्स आई हैं आपके पास? देखिए, कराची में जो बाई इलेक्शन हुए थे NH40 के, जो कि खूनी तसादुम में तब्दील हो गए थे, उसी के पेश नजर सिक्योरिटी के मामला को बेहतर बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जरा ये बता दें कि आर्मी चीफ को एक मरासला भेजा है कि NH45 के बाई इलेक्शन जो कि कराची में होने हैं और जो पहले फेज के सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, और इसके साथ साथ पंजाब और दीगर जगह पर जहां पर बाई इलेक्शन होने हैं वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और जो है उन्होंने मरासले में तारीफ भी की माजी को मद्देनजर रखते हुए कि जिस तरह से पाक फौज के जवानों ने सिक्योरिटी फराहम की थी इंतखाबात के दौरान और पुरअमन अंदाज में इंतखाबात हुए थे, तो इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि तमाम बाई इलेक्शन में जहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन को जरूरत होगी पाक फौज के दस्ते मावनत करेंगे। जबकि आपको बताऊं कि जो NH45 के इलेक्शन होने हैं वो 27 जुलाई को होने हैं। इसी तरह से जो है सिंध के जो पहला फेज का जो बल्दियात का इलेक्शन है वो भी जुलाई में ही होना है। तो हेक्टिक रूटीन है, इस वजह से जो है इंतजामी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला भेजा गया ताकि पाक फौज की ज़ेर निगरानी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और जो है अमन अमान की सूरत को बाहर रखा जाए। जी अच्छा, ये जो मरासला अरसाल किया गया है NH240 में होने वाले इंतखाबात के तनाजुर में क्या है? देखें, जो मरासला भेजा गया है वो यकीनी तौर पर इस तमाम जो एक्सपीरियंस रहा है 240 को लेकर उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि NH40 के हवाले से बड़ी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठे थे उनकी सिक्योरिटी को लेके कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ और सिर्फ पुलिस को सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किया गया था। हालांकि 309 जो पोलिंग स्टेशन थे NH40 के अंदर उसमें से कोई भी नॉर्मल नहीं था, या तो हसास थे या इंतहाई हसास थे। उसके बावजूद जो है सिर्फ पुलिस से सिक्योरिटी का इन्हिसार करना, जिसकी वजह से तसादुम हुआ और फिर पुलिस जो है नाकाम रही, एक शख्स जान से गया, कई लोग जख्मी हुए। तो यही वजह है कि उसके पेश नजर जो है तमाम सूरत को देखते हुए जो है ना सिर्फ NH45 सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और जो पंजाब समेत जहां पर बाई इलेक्शन होंगे वहां पर सिक्योरिटी तलब की गई है। और ये जितने भी तलब की गई है सिक्योरिटी हसास और हसास तरीन के लिए है या तमाम स्टेशन पर तैनात की जाएगी? इस पे जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाद में वजाहत दी जाएगी कि कहाँ डिप्लॉय की जाएगी। लेकिन जिस तरह से NH40 के दौरान जो है रेंजर्स को ऑन कॉल रखा गया था, फौज को भी जो है पाक फौज के जवानों को भी ऑन कॉल रखा गया था स्टैंड बाय पर, तो हमने देखा कि NH40 के दरमियान जब फायरिंग हुई और उसके बाद जो खूनी तसादुम हुआ उसके नतीजे में पुलिसों में बेबस नजर आई। जैसे ही रेंजर्स पहुंची है तो तमाम सूरत अंडर कंट्रोल हो गई थी। तो इसी तमाम सूरत को देखते हुए माजी के तजुर्बात की रोशनी के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया और जरा बताते हैं कि मरासला भेजा गया है। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है कि आया कि बाई इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इंतखाबात हो, इसमें पाक फौज के जवान सिक्योरिटी फराहम करेंगे, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो जो है पाक फौज के जवानों की जो है तैनाती करवाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जबकि बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से हुकूमती नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मौक़िफ़ भी तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत करते हुए 22 जून तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि यूनियन काउंसिल की तादाद न बढ़ती तो इलेक्शन के इनेकाद के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल थी। हल्का बंदियों के लिए कम से कम 2 माह का वक्त दरकार होगा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो वफाकी हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात करवाए। 50 यूनियन काउंसिल का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से हुकूमती नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मौक़िफ़ तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत करते हुए 22 जून तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि यूनियन काउंसिल की तादाद न बढ़ती तो इलेक्शन के इनेकाद के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल थी। हल्का बंदियों के लिए कम से कम 2 माह का वक्त दरकार होगा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो वफाकी हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात करवाए। 50 यूनियन काउंसिल का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस सिलसिले में बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से हुकूमती नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मौक़िफ़ भी तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत करते हुए 22 जून तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि यूनियन काउंसिल की तादाद न बढ़ती तो इलेक्शन के इनेकाद के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल थी। हल्का बंदियों के लिए कम से कम 2 माह का वक्त दरकार होगा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो वफाकी हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात करवाए। 50 यूनियन काउंसिल का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और कानून साजी का केस, जहां पर MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त की समाअत हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से बैरिस्टर फरूक ए नसीम अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर फरूक ए नसीम ने कहा कि सिंध हुकूमत इस केस में जवाब जमा करा चुकी। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी कराने पर रजामंद हैं। सेलेक्ट कमेटी के मिनट्स भी जमा कराए जा चुके। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने दौरान समाअत कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार है। इलेक्शन कमीशन को सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को तो नोटिस ही नहीं हुए। इलेक्शन से मुताल्लिक तरीक़ेकार तो बहुत आगे जा चुका। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को 23 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और कानून साजी के केस में MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त की समाअत हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से बैरिस्टर फरूक ए नसीम अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर फरूक ए नसीम ने कहा, सिंध हुकूमत इस केस में जवाब जमा करा चुकी। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी कराने पर रजामंद हैं। सिलेक्ट कमेटी के मिनट्स भी जमा कराए जा चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने दौरान समाअत कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार है। इलेक्शन कमीशन को सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को तो नोटिस ही नहीं हुए। इलेक्शन से मुताल्लिक तरीक़ेकार तो बहुत आगे जा चुका। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को 23 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। सिंध ने एक स्टेटमेंट फाइल किया है जिसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी हुकूमत पाकिस्तान भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है और दूसरे लोग, एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी और उन्होंने आपस में ये एक मिनट्स बनाए हैं डिस्कशन करने के बाद कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने आर्टिकल 140A पर फैसला दिया था और उस पर उन्होंने ये सिलेक्ट कमेटी ने जो मेंबर ऑफ सिंध वाली है, उसने कहा है कि जब तक उस ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट की कंप्लाइंस नहीं होगी तो और इलेक्शन लॉज में रिफॉर्म नहीं होंगे तो एक मीनिंगफुल इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अंदर और मल्टीफेरियस पॉइंट्स हैं। मसलन जो 2014 का चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के जजमेंट हैं, उनको कंप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। सेक्शन 222(2) में डिलिमिटेशन कमेटी बनानी है। अब वो डिलिमिटेशन कमेटी को असिस्ट करने के लिए रेवेन्यू
جو ادارہ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا یا دوسرے ایگزیکٹو فنکشنریز کو اسسٹ کرنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کو کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ یہاں پہ جو یہ ساری ایکسرسائز ہوئی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کی ساری انلافل ہے، اس کو انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیٹی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جو جیرمینڈرنگ ہے، جو شیڈول ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا، اتنا سارا ویریشن ہے، کہیں 1500% ویریشن ہے، کہیں 2000% ویریشن ہے، کہیں 500% ویریشن ہے۔ تو وہ جو 2014 سے جنگ چل رہی ہے جیرمینڈرنگ کے خلاف، تو یہ آج سنکریز کا ایک اور اسٹیپ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت فریئر ہال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں فریئر ہال سمیت آثار قدیمہ میں شامل دیگر عمارتوں میں نئی تعمیرات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریئر ہال میں تعمیر ہونے والا گیٹ فوری توڑنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مرتضی وہاب کو شہر میں ہیریٹیج عمارتوں میں مداخلت سے بھی روک دیا ہے، جبکہ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فریئر ہال کی حدود میں نئی تعمیرات پر مرتضی وہاب سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مرتضی وہاب کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے فریئر ہال کے نئے تعمیر ہونے والے گیٹ مسمار کر کے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچانا ناقابل برداشت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں فریئر ہال سمیت آثار قدیمہ میں شامل دیگر عمارتوں میں نئی تعمیرات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریئر ہال میں تعمیر ہونے والا گیٹ فوری طور پر توڑنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مرتضی وہاب کو شہر میں ہیریٹیج عمارتوں میں مداخلت سے بھی روک دیا ہے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فریئر ہال کی حدود میں نئی تعمیرات پر مرتضی وہاب سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت کا ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مرتضی وہاب کو شوکاز نوٹس، جبکہ عدالت نے فریئر ہال کے نئے تعمیر ہونے والے گیٹ مسمار کر کے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچانا ناقابل برداشت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں فریئر ہال میں سمیت آثار قدیمہ میں شامل دیگر عمارتوں میں نئی تعمیرات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے فریئر ہال میں تعمیر ہونے والا گیٹ فوری طور پر توڑنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مرتضی وہاب کو شہر میں ہیریٹیج عمارتوں میں مداخلت سے بھی روک دیا ہے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فریئر ہال کی حدود میں نئی تعمیرات پر مرتضی وہاب سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مرتضی وہاب کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے فریئر ہال کے نئے تعمیر ہونے والے گیٹ مسمار کر کے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچانا ناقابل برداشت ہے۔ ضلع وسطی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایس بی سی اے نے خلاف ضابطہ کمرشل تعمیرات کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ ضلع انتظامیہ اور ایس بی سی اے کی ٹیموں نے کارروائی کر کے فردوس شاپنگ سینٹر میں بنائی جانے والی غیر قانونی دکانیں مسمار کر دیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈیمولیشن کمیٹی کے چیئرمین طاہا سلیم کہتے ہیں فردوس شاپنگ سینٹر کے بیسمنٹ کو غیر قانونی مارکیٹ میں تبدیل کیا گیا۔ انہدامی آپریشن میں پولیس اور ایس بی سی اے کی بڑی تعداد موجود رہی۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایس بی سی اے نے خلاف ضابطہ کمرشل تعمیرات کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور ایس بی سی اے کی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے فردوس شاپنگ سینٹر میں بنائی جانے والی غیر قانونی دکانیں مسمار کر دیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈیمولیشن کمیٹی کے چیئرمین طاہا سلیم کہتے ہیں فردوس شاپنگ سینٹر کے بیسمنٹ کو غیر قانونی مارکیٹ میں تبدیل کیا گیا۔ انہدامی آپریشن میں پولیس اور ایس بی سی اے کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ یہ آپریشن کیا گیا ضلع وسطی میں، جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز ہوا ہے۔ ایس بی سی اے نے خلاف ضابطہ کمرشل تعمیرات کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور ایس بی سی اے کی ٹیموں نے کارروائی کر کے فردوس شاپنگ سینٹر میں بنائی جانے والی غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈیمولیشن کمیٹی کے چیئرمین طاہا سلیم کہتے ہیں فردوس شاپنگ سینٹر کے بیسمنٹ کو غیر قانونی مارکیٹ میں تبدیل کیا گیا۔ انہدامی آپریشن میں پولیس اور ایس بی سی اے کی بڑی تعداد موجود رہی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے۔ کراچی میں پیپلز بس روڈ پر دوڑنے کے لیے تیار ہے، جس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ پیپلز بس سروس شہر میں 7 مختلف روٹس پر چلے گی۔ پہلے مرحلے میں ماڈل کالونی سے ٹاور تک بسیں چلائی جائیں گی۔ بسوں کا کرایہ 25 روپے سے 60 روپے تک ہوگا۔ پیپلز بس سروس منصوبے کے تحت شہر میں 120 بسیں مختلف روٹس پر چلیں گی۔ کراچی میں پیپلز بس سروس دوڑنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ
پیپلز بس سروس شہر میں مختلف روٹس پر چلے گی۔ پہلے مرحلے میں ماڈل کالونی سے ٹاور تک بسیں چلائی جائیں گی۔ بسوں کا کرایہ 25 سے 60 روپے تک رکھا گیا ہے۔ پیپلز بس سروس منصوبے کے تحت شہر میں 120 بسیں مختلف روٹس پر چلیں گی۔ شہر کراچی کے لیے خوشخبری، جہاں پر چنگجی رکشوں سے بھی جان چھوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کراچی میں پیپلز بس سروس دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پیپلز بس سروس شہر میں 7 مختلف روٹس پر چلے گی۔ پہلے مرحلے میں ماڈل کالونی سے ٹاور تک بسیں چلائی جائیں گی۔ بسوں کا کرایہ 25 روپے سے 60 روپے تک ہوگا۔ پیپلز بس سروس منصوبے کے تحت شہر میں 120 بسیں مختلف روٹس پر چلیں گی، جبکہ ان بسوں کا کرایہ 25 سے 60 روپے تک رکھا گیا ہے۔ پیپلز بس سروس شہر میں مختلف روٹس پر چلیں گی اور یہ 7 مختلف روٹس ہوں گے، جبکہ پہلے مرحلے میں ماڈل کالونی سے ٹاور تک بسیں چلائی جائیں گی۔ بلدیاتی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ذکر کریں گے مانسون بارشوں کا۔ اس سلسلے میں سندھ میں مانسون کے طاقتور سسٹم کی آمد متوقع ہے۔ مانسون سیزن میں پانی کے رساؤ کے سبب خطرناک عمارتیں ہائی رسک پر آ گئی ہیں۔ مخدوش اور خطرناک قرار دی گئی عمارتیں خالی نہ کرائی جا سکیں۔ کراچی میں 556 عمارتیں اور اندرون سندھ میں 99 عمارتیں خطرناک قرار دے دی گئی ہیں۔ ایس بی سی نے صرف عمارتوں کے انخلا کے نوٹسز بھجوا کر جان چھڑا لی۔ ضلع جنوبی سب سے زیادہ 429 مخدوش عمارتوں کا حامل ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، جبکہ لیاری میں 102، صدر میں 27، رنشور لائن میں 42، رام سوامی میں 25، آرام باغ میں 41، کلفٹن میں 9، ریلوے کوارٹر میں 3، سول لائن میں 3، آرٹلری میدان میں 10 اور فریئر میں 2 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں۔ ضلع وسطی میں 67 عمارتیں خطرناک قرار دے دی گئیں۔ لیاقت آباد میں سب سے زیادہ 54 عمارتیں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ضلع شرقی میں 11، کیماڑی میں 22، کورنگی میں 20، ملیر میں 6 عمارتیں خطرناک قرار دے دی گئیں۔ ایس بی سی اے کا کہنا ہے کہ جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے شہریوں کو عمارتیں خالی کرنے کا کہا گیا ہے۔ عمارتیں خستہ حال اور کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ سندھ میں مانسون کے طاقتور سسٹم کی آمد متوقع ہے۔ ایسے میں مانسون سیزن میں پانی کے رساؤ کے سبب خطرناک عمارتیں ہائی رسک پر آ گئی ہیں۔ مخدوش اور خطرناک قرار دی گئی عمارتیں خالی نہ کرائی جا سکیں۔ کراچی میں 556 عمارتیں اور اندرون سندھ میں 99 عمارتیں خطرناک قرار دی گئی ہیں۔ ایس بی سی نے صرف عمارتوں کے انخلا کے نوٹسز بھجوا کر جان چھڑا لی۔ ضلع جنوبی سب سے زیادہ 429 مخدوش عمارتوں کا حامل ڈسٹرکٹ بن گیا۔ لیاری میں 102، صدر میں 27، رنشور لائن میں 42، رام سوامی میں 25، آرام باغ میں 41، کلفٹن میں 9، ریلوے کوارٹر میں 3، سول لائن میں 3، آرٹلری میدان میں 10 اور فریئر میں 2 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں۔ ضلع وسطی میں 67 عمارتیں خطرناک قرار دے دی گئیں۔ لیاقت آباد میں سب سے زیادہ 54 عمارتیں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ضلع شرقی میں 11، کیماڑی میں 22، کورنگی میں 20، ملیر میں 6 عمارتیں خطرناک قرار دی گئیں۔ ایس بی سی اے کا کہنا ہے کہ جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے شہریوں کو عمارتیں خالی کرنے کا کہا گیا ہے۔ عمارتیں خستہ حال اور کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں مانسون کی برسات برسنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایسے میں بلدیاتی اداروں کی توجہ شہر کے بڑے برساتی نالوں پر مرکوز ہے۔ بیشتر چھوٹے برساتی نالوں میں کچرے کے انبار بدستور برقرار ہیں۔ جھاڑیوں اور کچرے کے باعث نالوں کی چوڑائی نصف رہ گئی ہے۔ برساتی نالوں سے متصل آبادی کے مکینوں کا بارش سے قبل نالے کی صفائی کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ شہری کہتے ہیں خدشہ ہے ہمیشہ کی بارشوں کی طرح متوقع بارشوں میں بھی گھر ڈوب جائیں گے۔ بارشوں سے قبل برساتی نالے صاف کر کے ہمارے گھروں کو ڈوبنے سے بچایا جائے۔ مانسون اسپیل بارشوں کے سلسلے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس صورتحال میں برساتی نالوں کی صورتحال ایسی ہے کہ کچرے سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اگر بارش ہوتی ہے تو یہ کچرا ایک بار پھر نالوں سے پانی کی نکاسی میں رکاوٹ بنے گا۔ نالے کا پانی سڑکوں اور گھروں میں آنے سے پھر تباہی مچ سکتی ہے۔ سولجر بازار، گجر نالہ، لیاقت آباد کے نالوں کے اطراف کے رہائشی پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے برسوں سے ان نالوں کی صفائی نہیں کی گئی۔ اگر ایسا ہی رہا تو پھر سے ہمارے گھر ڈوب جائیں گے۔ یہ نالوں کے اندر اتنا کچرا پڑا ہوا، کسی کے اندر صفائی کرنے نہیں آتے۔ لوگ آتے تھوڑا سا کچرا اٹھاتے اور چلے جاتے۔
यहाँ इतना गंद पड़ा होता है किसी के हाथ नहीं। यहाँ बच्चे गिर रहे, अभी बरसात हो जाएगी, बरसात में और बच्चे गिर जाएंगे, मर जाएंगे बच्चे। सफाई के लिए है कि कोई भी हुकूमत आई है पीटीआई की, इससे पहले जो हुकूमत आई है, जो लोगों ने कभी काम नहीं करवाया। यहाँ पे एक बच्चा का जो छोटा बच्चा था वो गिर के उसका इंतकाल हो गया था। इसके बाद से कोई सही मायने में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, और ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई इसका हल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस इलाके की इस नाले की सफाई करें ताकि पानी सही तरीके से निकल सके यहाँ से। कराची में बरसाती नालों के अतराफ तजावजात तो हटाई गईं, मगर उनमें आने वाले कचरे गंदगी की रोकथाम न हो सकी, जिसकी वजह से ये बरसाती नाले खतरनाक सूरत हाल पेश कर सकते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि कचरा फेंकने वालों के खिलाफ 144 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानी की निकासी के लिए सैनिटरी वर्कर्स के ग्रुप की शक्ल में सफाई के बजाय 2 से 3 सैनिटरी वर्कर्स को हर पॉइंट पर तैनात किया जाएगा ताकि तमाम पॉइंट्स पर अमला मौजूद रहे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन जुबैर अहमद चन्ना ने कहा कि मुतवक्के बारिश के सिलसिले में एमरजेंसी नाफिज करते हुए अमले को मुतहरिक कर रहे हैं, जबकि चाइनीज कंपनीज, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और सॉलिड वेस्ट के अफसरान अमला और तमाम मशीनरी तैयार रखें। पानी की निकासी का काम हर वक्त अंजाम देने के लिए टीमें तश्कील देने की हिदायत भी दी। उनका कहना था कि पानी की निकासी के लिए सैनिटरी वर्कर्स के ग्रुप की शक्ल में सफाई के बजाय 2 से 3 सैनिटरी वर्कर्स हर पॉइंट पर तैनात किए जाएंगे ताकि तमाम पॉइंट्स पर अमला मौजूद रहे। चौक पॉइंट्स खोलने के लिए भी टीमें तैनात करें। मजीद बोले, इस बात को यकीनी बनाएं कि नालों में कचरा ना जाए। कचरा फेंकने वालों के खिलाफ 144 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलावा सॉलिड वेस्ट के अफसरान तमाम मुताल्लिक़ा इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। शहरियों की कचरा और बारिश के पानी की निकासी से मुताल्लिक शिकायत फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा अफसरान तक पहुँचाएं ताकि उनकी शिकायत का बर वक्त अजाला यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए टीमें मुतहरिक रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में प्लास्टिक के थैलों यानी पॉलीथीन बैग्स की तैयारी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत कर दी है। प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन्स के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक हुसैन ने कहा कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स पॉलीथीन बैग्स की तैयारी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दें। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर्स ने थैलों की फरोख्त पर मुतादिद होलसेल शॉप्स मार्केट और सील कर दी हैं। मुतादिद को जुर्माने आयद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार को अपनी डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत पर गुलशन इकबाल सब डिवीजन के मुख्तलिफ सुपरमार्ट का दौरा किया। पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करने पर उन्होंने तंबीह की और सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक हुसैन ने मजीद कहा कि पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। पॉलीथीन बैग्स बरसाती नालों में पानी की निकासी में रुकावट की वजह भी बन रहा है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स हालिया मानसून बारिशों के इत्तलात के पेश नजर पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दें और रिपोर्ट भी जमा कराएं, जबकि सीवरेज और बरसाती नालों में पानी की निकासी में रुकावट डालने वाले पॉलीथीन बैग्स सर फहरिस्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्खी रहमतुल्लाह शेख कहते हैं, बारिश होने के मुताल्लिका महकमाजात अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मौजूद रहें, जबकि इस सिलसिले में डी वाटरिंग पंप समेत दीगर तरीकों से निकासी आप को भी तैयार रखा जाए। अफसरान व अमला मानसून सीजन में हर सूरत अपनी दस्तियाबी को यकीनी बनाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान के हमरा मानसून बारिशों के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि बरसात होने से महकमाजात की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि बरसात की सूरत में अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि वो निकासी आप के लिए डी वाटरिंग पंप्स को तैयार रखें और साथ ही साथ मैनुअल मशीनरी और लेबर को भी तैयार रखें।
बरसात होने की सूरत में दस्तयाब और दरकार मशीनरी को तैयार रखा जाए ताकि ऐन वक्त पर निकासी आब के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न आए। मजीद उनका कहना था कि महकमा B&R के अफसरान को हिदायत की कि वो इस सिलसिले में नालों की सूरत हाल का फौरी मुआयना करें और जहां भी कामों की जरूरत है उसे बिला तातुल सर अंजाम दिया जाए, जबकि जो नाले KMC की जिम्मेदारी हैं और सफाई या किसी किस्म के काम की जरूरत है उसे फौरी तौर पर सर अंजाम दिया जाए और मुतालिका महकमे को आगाह किया जाए। उन्होंने अफसरान को वाज़ेह हिदायत की कि बरसात में आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर कायम 3 तलवार अंडरपास खस्ता आली का शिकार हो चुका है। KPT अंडरपास सीवरेज के पानी में डूब गया। KPT अंडरपास में 1 से 1.5 फीट पानी जमा है। अंडरपास में गंदा पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में खलल आने लगा है। शहर की शाहराहों के बाद अंडरपासेस में भी हुआ नकासी आब का निजाम दरहम बरहम। इंतजामिया की नाअहली के बायस 3 तलवार के नजदीकी अंडरपास भी सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। मेन अंडरपास में 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी तातुल का शिकार है। शहरी कहते हैं कि शहर का हर कोना गंदे पानी में डूबा हुआ है। हम ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, हमारा तो ये हाल है कि सुबह रोटी खाते हैं 11 बजे हमें भूख लग जाती है। इतने खड्डे इतने जंप हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मसला ये है कि मेरे भाई हम तो गरीब हैं, हमारा तो कोई सुनवाई नहीं है। अल्लाह ही सुन रहा है जिसकी वजह से हम रोडों पे चल पा रहे हैं। जगह जगह गली गली में गटर भरे हुए। साथ तो ये है कि हमारा पेट्रोल महंगा हो गया, एक तो सही है ना, हमें गली के 2 गलियां 4 गलियां पार करके निकलना पड़ता है। भाई जिस सड़क से गुजर रहे हैं वहाँ गड्ढे हैं, कीचड़ है, पानी है, गुजरना समझने के बहुत मुश्किल हुआ। ट्रैफिक इतना है कि जिसको कोई देखने वाला ही नहीं है। और उसके अलावा जो है अपना ये ऊपर से पेट्रोल महंगा, फिर उसके अलावा जो ना बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सीवरेज का गंदा और ताफुन ज़दा पानी गुज़िश्ता कई रोज से 3 तलवार अंडरपास में जमा है, जो कि हर गुजरते दिन के साथ शहरियों के लिए वबाले जान बनता चला जा रहा है। जबकि मुतालिका तमाम महकमे बाखबर होने के बाद भी ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मेट्रो 1 न्यूज की बल्दियाती मसाइल की निशानदेही पर एक्शन ले लिया गया है। इस सिलसिले में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का हंगामी बुनियादों पर जिले कोरंगी में सफाई मुहिम का आगाज हो गया है। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और लांडी जोन में सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दाम किए गए। रिहायशी और तिजारती इलाकों के साथ मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ से कचरा साफ कर दिया गया है। मेट्रो 1 न्यूज की बल्दियाती मसाइल की निशानदेही पर एक्शन ले लिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हंगामी बुनियादों पर जिले कोरंगी में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और लांडी जोन में सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दाम किए गए। रिहायशी और तिजारती इलाकों के साथ मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ से कचरा साफ कर दिया गया है। मेट्रो 1 न्यूज ने बल्दियाती मसाइल की निशानदेही पर एक्शन लिया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हंगामी बुनियादों पर जिला कोरंगी में सफाई का आगाज कर दिया है। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लांडी जोन में सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दाम किए गए। रिहायशी और तिजारती इलाकों के साथ मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ से कचरा साफ कर दिया गया है। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर से आपको खबर देंगे, जहां पर खस्ता हाल शाहराहों पर चिंची रिक्शों की भरमार है। रिक्शों की बड़ी तादाद मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी है। ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से शाहरा पर चिंची रिक्शों का स्टैंड बना दिया है। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की खस्ता हाल शाहरा पर चिंची शहर कायद की खस्ता हाल शाहरा और शाहरा पर ट्रैफिक जाम। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की खस्ता हाल शाहरा के, जहां ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से शाहरा पर चिंची रिक्शों का स्टैंड बना दिया है। जगह जगह खड्डों से भरी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर होती है, जिसकी वजह से शहरी परेशानियों का शिकार हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि शाहरा से रिक्शों को हटा दिया जाए तो यहाँ सारे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह यही चिंची रिक्शा हैं। रिक्शे वाले बेशुमार खड़े रहते हैं जो कोरंगी रोड की तरफ जाते हैं, सही है ना, और हमारी ट्रैफिक पुलिस भी चंद फासले पर खड़ी रहती है, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं देती। और उसकी वजह से ये होता है जो
اسٹاف پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور سڑکوں میں جہاں تک بتاؤں آپ کو کہ بلدیت جو ہے اس طرف کو توجہ نہیں دیتی کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، حالانکہ ٹیکس وصول کرتی ہے بلدیہ سب سے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کارآمد کام نہیں کرتی. یہ یہاں پہ پہلے روڈ بنائی تھی، روڈ بننے کے تقریباً 2 بار روڈ توڑ کے نا یہاں پہ انہوں نے کچھ پائپنگ وغیرہ کا کام کیا. اس کے بعد سے نا انہوں نے ملبہ اٹھایا. دیکھیں سامنے آپ کو ملبہ بھی نظر آ رہا ہے. اور شام کے بعد یہاں پہ رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس طرف. اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک جم. بے شک ان کی تو ہے اور اس کا تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ملی بغیر ڈرامہ ہے پورا. بغیر اس کو تو یہ کام ہوتا نہیں ہے. رکشے والوں نے کھڑے ہوئے انہوں نے زندگی حرام کر دی ہے ہماری. گاڑی لگنے نہیں دیتے. 1-1 کروڑ کا شو روم ہے. صحیح ہے، گاڑی ایک بھی نہیں لگتی. کبھی نشان پڑ جاتے. کرولا بھی 25 لاکھ کی چل رہی ہے. انہوں نے زندگی عذاب کر دی. نہیں ٹریفک تو ادھر صرف رکشہ آپ ہٹا دو، ٹریفک کلیئر ہے. صحیح ہے. اور 4 اڈے چل رہے بھائی جان ادھر. یہ دیکھو سب کھڑے ہوئے رکشے والے ہی ہیں. انہوں نے زندگی عذاب کری ہوئی ہماری. یہ بالکل سہارا بالکل رواں دواں ہونی چاہیے. ٹریفک رکنا نہیں چاہیے. بالکل ٹریفک کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ مین اسٹریٹ کے اوپر اس طریقے سے رکشے کھڑے ہوں، گاڑیاں کاریں کھڑی ہوں. یہ رواں ہونا چاہیے روڈ. بالکل کہیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ٹریفک کے اندر. سب سے پہلے تو وجوہات میں خود ہوں، کیونکہ میں اس روڈ پر جو ہے 1 وے جا رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہیں کے روڈ کا نہیں، ہر روڈوں کا مسئلہ ہے پورے کراچی کے، جہاں پہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ ہے روڈ کے صحیح نہ ہونا، ٹوٹے پھوٹے روڈ ہونا، جن کے اوپر بجٹ پاس ہو جاتے ہیں، روڈ بننے کے لیے فائلیں چلی جاتی ہیں. وہ فائلوں میں بن بھی جاتے ہیں روڈ، مگر وہ حقیقت میں عملی طور پر بن نہیں پاتے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے ملک سے کرپشن کو ختم ہونا چاہیے. اس طریقے سے جو روڈ نہیں بنا اس کو بننا چاہیے تاکہ لوگ سہولت لے سکیں. ٹوٹ پھوٹ کا شکار شاہراہ پر چنگچی رکشوں کی بھرمار سے لیاقت آباد کی عوام روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک کے مسائل سے دوچار رہتی ہے، جبکہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود بھی شاہراہ پر ٹریفک جام ہونا ایک سوالیہ نشان ہے. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.